हमारे देश में कोई आवाज़ नहीं जा रहा है। हमारे देश में सबसे बड़ा लॉकडाउन वर्ल्ड का लगाया गया था। 25 का जो हेल्थ बजट है, उसमें आधा कर दिया बजट डब्ल्यूएचओ का इंडियन गवर्नमेंट ने। और हमको मालूम है उस टाइम इतना प्रेशर डाला था, हम भी एथिकल कमेटी को हेड कर रहे थे। जहाँ-जहाँ उन्होंने ट्रायल का नियुक्त किया था, वहाँ पे आदेश आए थे आईसीएमआर से लिखित में कि आप जल्दी से क्लियर करो ट्रायल को। ऐसा नहीं होता है, ट्रायल को देखा जाता, सेफ्टी देखा जाता। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, और यूएचओ की तरफ से आज मैं न्यूज़लेटर, जो साप्ताहिक हमारा यूएचओ का न्यूज़लेटर होता है शुक्रवार को, वो लेके आया हूँ। आज 14 तारीख है, 14 फरवरी का न्यूज़लेटर। क्यू वाइव हमारे मीडिया पार्टनर है। इस प्लेटफॉर्म से हम न्यूज़लेटर आपको पेश कर रहे हैं। और आज का बहुत खबर है, काफ़ी दिलचस्प वाला है। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं आज की। पहला मुद्दा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एंथनी फॉची को जेल जाना पड़े? इसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। कुछ ऐसे कुछ हलचल हो रहा है अमेरिका में, कुछ उसमें उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें शायद एंथनी फॉची का जेल हो। दूसरा मुद्दा है कि आप लोग सबको मालूम है कि डब्ल्यूएचओ से यूएसए अलग हो गया है। और अभी कई एक्सपर्ट्स, हमारे भी भारत के कई एक्सपर्ट्स या कह रहे हैं कि अभी भारत को डब्ल्यूएचओ को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, डब्ल्यूएचओ को ज़्यादा योगदान करना चाहिए। वैक्यूम हो गया है पूरा ग्लोबल हेल्थ। तो वो कुछ एक्सपर्ट्स ये दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं सरकार को कि अभी मौका है इंडिया को आगे आने के लिए और डब्ल्यूएचओ का हाथ पकड़ने के लिए। तो पर एक खुशी की बात यह है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यूएचओ सहमत नहीं है। यूएचओ का हमेशा ये रहा है कि जैसे महामारी में जितनी गलतियां की डब्ल्यूएचओ ने, उसमें और आगे डब्ल्यूएचओ टीटी का भी चेतावनी दे रहा है, उससे हमारे हेल्थ को ज़्यादा खतरा है, पूरे दुनिया के हेल्थ को ज़्यादा खतरा है, हमारे आज़ादी को खतरा है। इसलिए हम सहमत नहीं है कि डब्ल्यूएचओ को कोई कंट्री सपोर्ट करे। और पर्टिकुलरली हमारा देश अगर डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट करेगा तो इनके जाल में फंस जाएगा डब्ल्यूएचओ को। पर एक खुशी की बात यह है कि अभी जो बजट है उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने डब्ल्यूएचओ को जो योगदान देता है उसका कम से कम काफ़ी कटौती किया हुआ है। आधा आधा कर दिया है बजट डब्ल्यूएचओ को। जो तो लगता है कि शायद धीरे-धीरे हमारा सरकार भी डब्ल्यूएचओ से संबंध कमज़ोर करने के इसमें है। जैसे देखिएगा 179 करोड़ से 50 करोड़ है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरा मुद्दा यह है। तीसरा मुद्दा है कि आजकल क्या हो रहा है कि साइंस के बारे में बात करते हैं, अगर कोई नया आविष्कार के बारे में, साइंटिफिक आविष्कार के बारे में बात करेंगे या कोई बीमारी के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे रोकथाम किया जाए, साइंटिस्ट पीछे रह जाता है, पॉलिटिक्स आगे आ जाता है। जो हेड ऑफ स्टेट्स है, तो अभी कैंसर वैक्सीन को लेके हम बात करेंगे कि रशिया ने कैसे कैंसर वैक्सीन का घोषित किया था, पुतिन ने, कि हम कैंसर वैक्सीन बना लिया रशिया ने। उसके बाद जैसे ही ट्रंप आए, उन्होंने भी बोला कि अभी यूएसए ने कैंसर वैक्सीन जल्द ही बनाएगा एआई को। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हम जहाँ पे साइंस को आगे होना चाहिए वहाँ पॉलिटिक्स आगे जा रहा है। और आखिरी मुद्दा हमारा है कि जो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने, वो एक कॉर्पोरेट अस्पताल के प्लेटफॉर्म से ही उन्होंने कॉर्पोरेट अस्पताल की निंदा की है। कहा है कि गरीबों को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कॉर्पोरेट अस्पताल में, काफ़ी महंगा हो गया है। और उसी में हम टिप्पणी करेंगे कि कैसे हमने जितने भी प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, हमारे सरकार अच्छे इससे कर रहे होंगे, उद्देश्य से कर रहे होंगे, नियत ठीक होगा, पर करप्शन के वजह गरीबों को अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिलता है और करप्शन बहुत हो रहा है। और आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है उसमें भी कितनी कमियां सामने आ रही है। तो आज का ये 4 मुद्दे हैं। तो पहला मुद्दा में हम आते हैं कि एंथनी फॉची को क्यों हम कह रहे हैं कि वो शायद जेल जा सकते हैं, क्योंकि 17 अटॉर्नी जनरल अमेरिका के जैसे स्टेट्स होते हैं, 17 स्टेट्स, 17
स्टेट्स के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने छानबीन किया है, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया है और उन्होंने चिट्ठी लिखा है, जो उनके असेंबली के जो स्पीकर है और उनको चिट्ठी लिखा है कि एंथनी फॉची को, हालांकि बाइडेन ने पार्डन पहले से ही कर दिया है, पर इनके छानबीन होना चाहिए और अगर कुछ पाया गया कि इन्होंने जो गलतियां की है, इन्होंने जो लोगों को मिसगाइड किया है, जिससे काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई, जानें चली गई, काफ़ी ट्रॉमा हुआ है। इसके लिए अगर इनको पाया गया, दोषी पाया गया, तो इनको अकाउंटेबल होना चाहिए। तो ऐसा एक लेटर स्पीकर लिखा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स माइक जॉनसन, और इनके अटॉर्नी जनरल के जो लीडर हैं, 17 अटॉर्नी जनरल हैं, एलन विल्सन है जो कि अटॉर्नी जनरल, इन्होंने चिट्ठी लिखा है और 17 दूसरे स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल ने इसको दस्तखत किया है। मिल के इन्होंने पेटिशन दिया है स्पीकर को, हाउस ऑफ माइक जॉनसन और मेजॉरिटी लीडर ऑफ द यूएस सीनेट जॉन थूने। तो ये 2 जिम्मेदार लोगों को चिट्ठी लिख के डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी मिसमैनेजमेंट, जो भी मिसमैनेजमेंट किया है, गैर जिम्मेदारी का काम किया है, मिसकंडक्ट एंड रिक्वेस्टेड स्टेट लेवल कोऑपरेट परस्यूइंग एनी, जो स्टेट के कानून को जो तोड़े हैं एंथनी फॉची ने, उसके काफ़ी सबूत पेश किए हैं कि कानून तोड़े हैं। और प्रेसिडेंट बाइडेन का जो पार्डन किया है उनको, उससे और पता चलता है कि अकाउंटेबिलिटी दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको ऐसा बोला कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर ऐसे एविडेंस स्ट्रॉन्ग है कि इतना उन्होंने ये किया है तो उनको दोषी अकाउंटेबल साबित किया जाए। अगर साबित कर देते अकाउंटेबल तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। और लेटर ये हाउस ऑफ सेलेक्ट सब कमेटी, जो कोरोना वायरस फाइनल रिपोर्ट उनके ऊपर सीनेट हियरिंग हो रहा था, सीनेट हियरिंग के जितने भी एविडेंस कलेक्ट हुए उसमें पाया गया कि फॉची ने काफ़ी कुछ तो गलतियां की है, कुछ जानबूझ के किया है। जैसे कि पता चला कि शायद ये लैब लीक है तो वो दबाने की कोशिश की, एविडेंस डिस्ट्रॉय किया फॉची ने। ऐसे बहुत सारे इनके ये है जो कि सीरियस क्राइम्स है, इन्होंने दावा किया है 17 अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल आपके एक प्रकार से काफ़ी इनका लीगल अथॉरिटीज होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। कम से कम ऐसा हो तो रहा है, ऐसे आवाज़ें तो उठ रही है, ऐसे पार्लियामेंट में तो जा रहा है आवाज़, और लिखित में 17 अटॉर्नी जनरल। तो हमको यही ये है, फिक्र है कि हमारे देश में कोई आवाज़ नहीं जा रहा है। हमारे देश में सबसे बड़ा लॉकडाउन वर्ल्ड का लगाया गया था, सबसे ज़्यादा महामारी के दौरान लोगों की नौकरी चली गई, लोग काफ़ी कुछ, स्कूल बंद हो गया, पढ़ाई की कमी हो गई। थोड़ा तो कुछ इंक्वायरी होना चाहिए। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। हो सकता है अगर यूएसए में कुछ ऐसा हो तो हमारा दूसरे देश को भी थोड़ा उससे शिक्षा मिले कि अकाउंटेबल डेमोक्रेसी में जांच होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, पनिशमेंट हो, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसे माहौल में फिर से पैंडेमिक पीटी आ रहा है तो इसमें जब पैंडेमिक सिटी की हम बात करते हैं, हम डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं, तो दूसरा मुद्दा हमारा उसी के ऊपर है। यूएसए में क्यों हो रहा है इतना बातचीत? क्योंकि यूएसए ने जो अभी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने खुल के बोला कि हम डब्ल्यूएचओ से अलग होते हैं, कुछ गलतियां हुई है तो डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया यूएसए। तो अभी उसके यूएचओ जब अलग हुआ डब्ल्यूएचओ से, अभी कई ऐसे आपके एक्सपर्ट्स है जो कह रहे हैं कि अभी इंडिया को ज़्यादा योगदान देना चाहिए डब्ल्यूएचओ को, क्योंकि वैक्यूम हो गया। और मोस्टली जितने भी एक्सपर्ट्स है, जितने भी है, वो डब्ल्यूएचओ के साथ काफ़ी, जितने भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ऊपर है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनकी नौकरी डब्ल्यूएचओ से बनती है, उनकी नौकरी फार्मा कंपनी से बनती है जो डब्ल्यूएचओ के पीछे है। तो उन लोग तो अभी पूरा जोर लगाएंगे। अमेरिका में भी आसान नहीं रहा,
अभी रॉबर्ट कैनेडी को नियुक्त किया था तो बहुत अपोजिशन हुआ, बहुत सीनेट में विवाद हुआ, जैसे कि उनको बहुत मुश्किल से वो ये हुए रॉबर्ट कैनेडी, जो कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन या जो तो इंडिया में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और इंडिया में एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया को अभी पर एक हमारे लिए एक थोड़ी किरण है, आशा का ये किरण है कि गवर्नमेंट शायद समझ रहा है। हमको क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो बजट अभी है 2025 का जो हेल्थ बजट है उसमें आधा कर दिया बजट डब्ल्यूएचओ का इंडियन गवर्नमेंट ने। पिछले साल 179 करोड़ दिया था डब्ल्यूएचओ को, इस साल इंडियन गवर्नमेंट ने उसको काट के 96 करोड़ कर दिया और तकरीबन आधा कर दिया। तो ये एक अच्छा निशानी है कि ऐसे धीरे धीरे शायद डब्ल्यूएचओ से हमारा नाता धीरे धीरे हटा ले इंडियन गवर्नमेंट। और अभी बजट आधा कर दिया, तकरीबन आधा कर दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हम इससे थोड़े सहमत है कि जितना कम डब्ल्यूएचओ के साथ हमारा ये होगा उतना हमारा शायद हेल्थ अच्छा होगा। तो ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा है कि अभी जैसे मैंने कहा कि साइंस में साइंटिस्ट को आना चाहिए। आजकल क्या है, वो एक जैसे स्पेस रेस चालू हुआ था 1950s में, क्या हुआ था, रसिया ने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेज दिया तो अमेरिका ने फिर चांद में भेज दिया। वो चांद में जाते रहे लोग और पता नहीं क्या हुआ, दुनिया को क्या फायदा हुआ चांद में। चलो ठीक है, एक अचीवमेंट है, पर पैसा कितना खर्चा ये वो देखना चाहिए, जनहित में क्या हो रहा है। तो एक प्रकार से ये दोनों सुपर पावर में रेस है। और अभी दूसरे तरह का रेस चालू हो गया है। अभी आपको मालूम है कि दिसंबर में 2024 को व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति है रशिया के, उन्होंने अनाउंस किया कि वैक्सीन, कैंसर का वैक्सीन बना लिया रशिया ने। कोई साइंटिस्ट नहीं आया, प्रेसिडेंट पुतिन बोल रहे हैं कि आ गया है, वैक्सीन आ गया है। उसके बाद अभी जैसे ही ट्रम्प आए उन्होंने अनाउंस कर दिया है, उनके जो भी एडवाइजर्स थे, उनका जो एआई के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोल दिया कि अमेरिका बना लेगा कैंसर का वैक्सीन इन रिकॉर्ड टाइम। खाली वैक्सीन क्या, कैंसर को डिटेक्ट भी कर लेगा और वैक्सीन भी बना लेगा। मतलब ऐसा खेल हो गया, कोई साइंटिस्ट सामने नहीं आया। साइंटिस्ट लोगों ने चिंता प्रकट किया कि इतना आसान नहीं है। ये हमको याद दिलाता है, ये महामारी के टाइम से चालू हुआ। महामारी के टाइम से रेस चालू हो गया कि हमारे आईसीएमआर ने भी महामारी के टाइम 2020 को 15 अगस्त के पहले घोषित कर दिया था कि 15 अगस्त के पहले इंडिया वैक्सीन बना लेगा। और हमको मालूम है उस टाइम इतना प्रेशर डाला था, हम भी एथिकल कमेटी को एक हेड कर रहे थे, जहां जहां उन्होंने ट्रायल का नियुक्त किया था वहां पे आदेश आए थे आईसीएमआर से लिखित में कि आप जल्दी से क्लियर करो ट्रायल को। ऐसा नहीं होता है, ट्रायल को देखा जाता, सेफ्टी देखा जाता। तो हालांकि नहीं हुआ 15 अगस्त तक। कई लोगों ने, साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट किया कि ये ऐसा साइंस नहीं होता है। और जो कि तो ये अभी ऐसा हमको ये है कि अभी हमारा जो ये हम क्या रेस कर रहे हैं, हम एक पॉलिटिक्स बन गया है क्या, लोगों का जान के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। क्योंकि प्रूव किया जा रहा है कि हम इतना जल्दी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स होते हैं, मेडिसिन, इसको बहुत अच्छे से सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं, इसका टाइम लगता है डेवलप करने में। और कैंसर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है, इजी तो नहीं है। तो अच्छी बात है कैंसर का वैक्सीन हो सकता फ्यूचर में हो, पर इतना जल्दी कोई साइंटिस्ट नहीं आके, और कई साइंटिस्ट ने काफ़ी अपने रिजर्वेशंस पेश किए हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। और जो भी स्टडीज अभी हुए हैं, जो भी पुतिन ने जिसके बेस पे बोले हैं या ट्रम्प के एडवाइजर्स बोल रहे हैं, जो पॉलिटिशियन, वो स्टडीज जानवरों में हुए हैं, माइस में हुए हैं। उन्होंने कुछ mRNA वैक्सीन ट्राई किया, 70% ट्यूमर रिड्यूस हुआ, पर वो जानवरों में हुआ है। अब ह्यूमन में अभी तक ट्रायल नहीं हुए हैं। और उसके पहले ऐसे घोषित करना, मतलब ये एक प्रकार से रेस है फॉर टू प्रूव। ये साइंस नहीं है। साइंस, बच्चे लोग तेज गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, एक को दूसरे को ओवरटेक करने से करते एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि साइंटिस्ट लोग का मुंह बंद हो जाता है, वो पॉलिटिशियन को, लीडर को ना नहीं बोल सकते, वो ट्राई करते हैं, चलो बना देंगे। और जो बोलेंगे हाँ बना देंगे, वही साइंटिस्ट ऊपर जाते हैं। जो लोग बोलेंगे हम नहीं बना पाएंगे, ऊपर नहीं जाते हैं।
तो ये चिंता वाली बात है, क्योंकि ये जरे सरफिरा होते हैं जो भी वर्ल्ड लीडर होते हैं, हिटलर से लेके अभी तक कुछ उनका नहीं, पर हिटलर के टाइम भी कई डॉक्टर ने हिटलर का साथ दिया था, तो काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था, एथिक्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाते। तो वो तो हम एक्सट्रीम बात कर रहे हैं हिटलर का, पर अगर रेस करेंगे तो वैसा ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, वैसे हम उस तरफ जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा मुद्दा था कि हमको ये बताना चाहते हैं कि साइंस में साइंटिस्ट सामने आना चाहिए, पॉलिटिक्स और प्रॉफिट नहीं आना चाहिए। तो ये अभी हो नहीं रहा है। महामारी के बाद से तो ये दिशा और ही दूसरी तरफ चला गया। आखिरी मुद्दा हमारा है कि हमारा जो बड़ी-बड़ी बातें तो हो रही है, कैंसर का वैक्सीन बन रहा है और ये हो रहा, वो हो रहा, जैसे चाँद में भेज दिया और यहाँ आदमी ज़मीन में जो है वो भूखा मर रहा है। ऐसा ही हो रहा है हमारा हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में। हमारा जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक कोई कॉर्पोरेट अस्पताल में इनॉग्रेशन में गए थे। अब देखिए, अच्छा उन्होंने अपना करेज है, वहाँ से उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट जो सिस्टम है उससे गरीब आदमी को, आम जनता को, आम सिटीजन को, आम नागरिक को हेल्थ के लिए बहुत मुश्किल है, बीमारी का इलाज के लिए बहुत मुश्किल है, गरीब हो जाता है, उसको अपने ज़मीन बेचना पड़ता है, उसको बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसको दूर आना पड़ता है कॉर्पोरेट अस्पताल से, कोई उनको ये नहीं हो रहा है। कभी-कभी कहते हैं कि 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ लग जाता है अगर घर में कोई बीमार हो जाए, और वो कॉर्पोरेट अस्पताल में इतना हाई टेक्नोलॉजी है, ये है, पर उसको वो वंचित रह जाता है ये मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल। और वो ये कहते हैं कि हमको सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है और क्या हम इसके लिए कर सकते हैं। कोई उन्होंने, अब समस्या तो काफ़ी जटिल है, और आपको मालूम है कि हमारा जो आयुष्मान भारत है वो भी थोड़ा फंक्शनिंग में करप्शन ज़्यादा हो रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और हमारा जो यूएचओ का हमेशा मत रहा है कि हम ब्लाइंडली कॉर्पोरेट के, देखिए आयुष्मान भारत किया था गवर्नमेंट ने, इसमें भी कॉर्पोरेट अस्पताल को वो मिलता है, एम्पैनल अस्पताल है, तो वो फर्जी क्लेम बन जाते हैं, फर्जी पेशेंट आ जाते हैं। अभी ये रिसेंट न्यूज़ है, 3 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है कि फेक क्लेम, फर्जी क्लेम आयुष्मान भारत 562 करोड़ फ्रॉड। इतना तो डब्ल्यूएचओ को नहीं दिया इंडिया ने इस बार, उससे ज़्यादा तो आयुष्मान भारत में फ्रॉड हो गया है। और 74 करोड़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। गलत बिल है, गलत पेशेंट है, गलत ऑपरेशन है। ये 562 करोड़ का हमारा टैक्स पेयर का पैसा पानी में चला गया, फ्रॉड में, करप्शन चला गया, क्योंकि प्रीमियम हमारे बजट से ही जाता है आयुष्मान भारत में, और उसमें लोग और किसी के पॉकेट में जा रहा है, पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम यह कहना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू ने अच्छा पॉइंट उठाया है, पर हमारे सामने आंकड़े हैं कि सभी मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा जो बजट है, इतना सब होने के बाद भी, जबकि मालूम है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का भी रिपोर्ट है कि आयुष्मान भारत में बहुत ये भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाद भी जो बजट बढ़ा दिया आयुष्मान भारत का बजट, इस साल उन्होंने, पिछले साल इनका था 7200 करोड़ था, और इस साल उन्होंने बजट को बढ़ा के, मैं ये आंकड़े मेरे को पढ़ना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, क्योंकि हम आंकड़े की बात कर रहे हैं। तो बजट को इस साल बढ़ा दिया उन्होंने आयुष्मान भारत का। तो मैंने कितना बताया था, 70 लाख, और पीएमजे तो 7200 करोड़ पिछले साल बजट था, और इस साल उन्होंने बजट को बढ़ा के 24% बजट बढ़ा दिया, और 94 9,406 करोड़ इस साल का आयुष्मान भारत का बजट है, जिसमें कि देखिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और लोगों को फायदा नहीं हो रहा, और एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। आपको मालूम है 2 महीने पहले यह आयुष्मान भारत के स्कीम आयोजन के तहत कैंप किया था, कोई गुजरात से, अहमदाबाद से कोई कॉर्पोरेट अस्पताल, पेशेंट्स को बोले तो आपको टेस्ट करना है, आपका हार्ट खराब है, और एंजियोग्राफी किया, स्टेंट लगा दिया कईयों को, उसमें से 2-3 लोग का देहांत हो गया। तो ये एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है,
और जैसे अभी रिसेंट देखिए, ये दो कुछ आ जाते हैं न्यूज़ में, पर ओवरऑल जो कुछ जांच किया है एंटी करप्शन, कोई इन्होंने स्क्वाड बनाया है, उससे पता चला कि 562 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हुआ है। और कुछ स्टेट्स में ज़्यादा हो रहे हैं, बिचौलिया है, एजेंट्स है। तो और दूसरा क्या है कि हमारा यूएचए का कहना है कि एक प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया था, उसमें कटौती, उसका खाली 50% यूटिलाइज हुआ। उसमें क्या था कि उससे हमको ढांचा चाहिए, हमारे को जो गांव में है, रूरल एरिया में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अस्पताल होना चाहिए, जो कि भोर कमेटी ने बोला छोटा अस्पताल ही सही हो, पर चलो अस्पताल नहीं हो तो ब्लॉक लेवल में अस्पताल होना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छे इक्विप्ड होने चाहिए। ये सब अभी हमारे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और शहरों में कॉर्पोरेट अस्पताल को इनडायरेक्टली बेनिफिट किया जा रहा है, ये सब इंश्योरेंस क्लेम से। कुछ गवर्नमेंट अस्पताल में भी है, ऐसा नहीं है। 50% आयुष्मान भारत का गवर्नमेंट अस्पताल भी इम्पैनल्ड है, पर गवर्नमेंट अस्पताल तो भी बड़े अस्पताल शहरों, गाँव की तरफ नहीं है, रिमोट एरिया में नहीं है, तो पेशेंट को दूर आना पड़ता है। तो प्लानिंग, हमारा हेल्थ प्लानिंग ठीक से नहीं हो रहा है। जो प्रधानमंत्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा देना था, इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन था, जो कि अच्छा प्रोग्राम बनाया था, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, उसका भी बजट में इस साल कटौती कर दिया है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में बीमारी शुरू में ही ठीक हो जाएगा, तो उसको बेचारे को गांव से दूर से उसको शहर में आना ही नहीं पड़ेगा, उसको अपना जमीन बेचता, आने जाने का खर्चा लगता, और बीमारी बढ़ जाता है जब तक वो आता है, तो उसका फिर खर्चा बढ़ जाता है। तो ये हमको, हमारे जितने भी बजट बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं, बजट तो वो गलत जगह लगा देते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हर बजट में हम बैंडेड जैसा लगा रहे हैं, घाव हमारे बहुत गहरे हैं। घाव क्या है कि हमारा जो ढांचा है, स्केलेटल है, हड्डियां है, वही टूट गए हैं। जो कि हड्डियां चालू होनी चाहिए, हमारे पास स्केलेटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ होना चाहिए, ब्लॉक लेवल में स्टाफ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अभी जो कॉम्प्ट्रोलर जनरल का जो रिपोर्ट है, 50% वैकेंसीज भरे नहीं है गवर्नमेंट डॉक्टर्स के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लॉक लेवल। यहाँ तक कि टीबी, महाराष्ट्र में टीबी स्पेशलिस्ट 75% टीबी स्पेशलिस्ट का वैकेंसी भरे नहीं है। तो ये स्वास्थ्य हमारा नेग्लेक्ट हो रहा है। बातें महामारी का हो रहा आगे का, पर रोजमर्रा की जो बीमारियां है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। तो ये आज इतना ही हमारा समाचार था। धन्यवाद। और हमारा जो यूएचओ का, जैसे आपको मालूम है, नॉन प्रॉफिट है, हमारा वेबसाइट है uho.org.in, आप देख सकते हैं, पहले के भी न्यूज़लेटर आप देख सकते हैं, हमारे दूसरे एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। और अगर कुछ आपको योगदान करना है तो आप इस साइट में जाके आप कुछ स्कैन करके आप कोई भी कुछ भी अमाउंट योगदान कर सकते हैं। इससे क्या है कि हम नॉन प्रॉफिट है, हम ना कोई फार्मा से लेते हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेते हैं, कोई हमारा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास पैसा होगा तो हम उसमें रिसर्च करेंगे, हेल्थ रिसर्च करके उसी को अपने रिसर्च से आपको और अच्छा न्यूज़ ला के देंगे, ओरिजिनल रिसर्च, ओरिजिनल न्यूज़, और साइंस को हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे NIH में अभी जय भट्टाचार्य नियुक्त हुए हैं, जो NIH के डायरेक्टर बनेंगे, वो भी बहुत अपराइट डॉक्टर है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जैसे ईमानदार है, और उनके भी अच्छे एडवाइजर्स है। उन्होंने कुछ साइंटिफिक जर्नल भी चालू कर रहे हैं, जिसमें कि अच्छा साइंस, करेक्ट साइंस, फ्री ऑफ पॉलिटिक्स, फ्री ऑफ फार्मा इंटरेस्ट, उसको प्रचार करेंगे। तो उसके लिए भी हमको पैसा लग सकता है वहाँ पे, अपने रिसर्च, ओरिजिनल रिसर्च या ट्रू रिसर्च जिसको कहेंगे, वो छापने के लिए। तो आपका योगदान हम क्राउड फंडिंग से ही करेंगे, जिसमें कि हम हमेशा न्यूट्रल रहे और निष्पक्ष रहे। तो धन्यवाद।